हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपको हिला करके रख देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, MTS 2024 के अभी एग्ज़ाम होकर के हटे थे, और बाद में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हमें पता लगता है एक न्यूज़ के द्वारा कि इस एग्ज़ाम में हुआ है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर स्कैम। अब ये स्कैम कैसे हुआ, क्या अब आगे एक्शंस लिए जाएंगे, आंसर की कब तक आएगी, या फिर री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। तो आपका कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, आपका किसी भी टॉपिक को लेकर के इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको 100% करूँगा। ठीक है, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। नए हो ना, सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। आओ ज़रा देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्कैम ये हुआ कैसे। ठीक है, देखो इसकी पूरी डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पर, नहीं देखी देख लेना, बट यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, SSC MTS जो है ये एक सरकारी एग्ज़ाम होता है जहाँ से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियाँ दी जाती हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री में हो गया, चाहे वो आर्मी में हो गया, या फिर पार्लियामेंट में हो गई। इस टाइप से ना अलग अलग जॉब्स लगती हैं। एज अ आप ये समझ लो जूनियर क्लर्क या क्लर्क के रूप में पोस्टिंग लगती है इनकी। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाता है SSC जो है सिलाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। और 2024 के अंदर इसकी जितनी भी वैकेंसीज थी उनके लिए एग्ज़ाम चल रहे थे 9 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक। देखो इनके जो एग्ज़ाम्स हैं ना, ये इससे थोड़े दिन पहले शुरू हुए, 9 अक्टूबर से थोड़े दिन पहले शुरू हुए, और लास्ट एग्ज़ाम इनका हुआ था 14 तारीख को। लेकिन जो भी पेपर 9 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में हुआ, उन सभी पेपर्स में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर स्कैम किया गया बिहार के एक पुनेरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिहार के पुनेरिया डिस्ट्रिक्ट में जो एक एग्ज़ाम सेंटर बना था, वहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, जो स्कैमर्स थे इन्होंने पैसे लिए एक बच्चे से करीबन 80,000 रुपये। कितने सर? 80,000 रुपये लिए एक बच्चे से। यहाँ पर मैं पेन बदल लेता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो एक बच्चे से करीबन 80,000 रुपये लिए गए, और इस 80,000 रुपये को लेकर के उन्होंने क्या किया, इनकी जगह पर अपने खुद के नकली एडमिट कार्ड्स बनवा करके और उन बच्चों को एंट्री करवा दी अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में। और जब वो बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में गए तो उनके जो अंदर जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपके बायोमेट्रिक करते हैं, आपको पता होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, अंदर एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होते हैं, तो आपकी फ़ोटो खींची जाती है, वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट लगता है। ठीक है, और बायोमेट्रिक की पूरी प्रोसेस होती है एग्ज़ाम में एंटर करते हुए भी और एग्ज़ाम को एग्जिट करते हुए भी। ठीक है, तो इस बायोमेट्रिक के दौरान भी क्या किया गया कि उनके आपस में कॉन्टैक्ट्स थे। ठीक है, जो ऑफिसर था, जो 80,000 रुपये जिसने लिए थे, उन सब के आपस में एक मिली भगत थी, कह सकते हो आप, कि उन्होंने क्या किया, उनके रोल नंबर्स जो होते हैं वो पहले से ही उनको मैसेज कर दिए, जो बायोमेट्रिक कर रहा था। ठीक है, और उनको एक फेक एडमिट कार्ड के रूप में उनको वहाँ पर बिठा दिया गया। जाकर के फेक एडमिट कार्ड दे करके उनको किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर की आप कह लो कॉर्नर सीट दे दी, या फिर कोई ऐसी जगह पर उनकी जो है सीट्स दे दी जहाँ पर बाकी बच्चों की शायद नज़र ना पड़े। ठीक है, एंड वहाँ पर क्या किया गया, उनको इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, या फिर इवन मोबाइल फ़ोन्स तक भी प्रोवाइड करवा दिए गए ताकि वो अपना आंसर्स मार्क कर सकें। ठीक है, और ये इस तरीके से स्कैम हुआ। और इस स्कैम की बड़ी बात क्या है, ज़रा ये सुनना। अब ये बहुत कम बच्चे आपको ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, ध्यान से सुनना स्कैम की सबसे बड़ी बात। देखो दोस्तों, SSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, वो 3 शिफ्ट में करवाता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है आपकी आफ्टरनून, और एक होती है इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है आपकी होती है 9 से 10 बजे के बीच में। जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है ये होती है 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में। और जो इवनिंग शिफ्ट होती है ये होती है 4 से 5 बजे के बीच में। ये जितने भी आपकी शिफ्ट्स होती हैं ना, इन सभी शिफ्ट में क्या करा गया, उन्होंने अपने 10 बच्चे बिठाए जो कि फेक एडमिट कार्ड लेकर के एंट्री करवाई थी। और जब ये 10 बच्चे भेजते थे ना, तो पकड़े नहीं गए। इन्होंने क्या किया, जैसे 10 बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में भेज दिए, अगले 10 बच्चे आफ्टरनून में, अगले 10 बच्चे इवनिंग में, और एक बच्चे से 80,000 रुपये लिए। तो करीबन 30 बच्चों से इन्होंने अप्रोक्स 24 लाख रुपए की मतलब की स्कैम की है। 24 लाख तक का स्कैम हुआ है एक बच्चे से। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन का 24 लाख का स्कैम है, और पेपर आपके 9 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक चला है।
तो कितने बड़े पैमाने पर कितने करोड़ों का स्कैम हुआ होगा ये। अब कुछ और बातें बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। कहते हैं ना कि लालच जो है वो बुरी बला होती है, और वही यहाँ पर इनके साथ हुआ। होता ये है कि भाई एग्ज़ाम जो है इनको पता होता है कि 14 तारीख तक चलेगा। जो 13 तारीख का पेपर होता है, जो 13 नवंबर का पेपर होता है, उस दिन इनको क्या करते हैं, ये लालच आ जाता है इनको, और उस दिन ये क्या करते हैं, 10 की बदले में ना करीबन 15 या 16 बच्चों को फेक एडमिट कार्ड दे करके एंट्री करवा देते हैं, और वहाँ पर ये पकड़े जाते हैं। नोटिस किया जाता है, या फिर किसी बच्चे के द्वारा नोटिस किया गया, या फिर हो सकता है ना कि आंसर्स वगैरह मैच हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं पकड़े गए किसी फ्लाइंग ऑफिसर के द्वारा कह सकते हो, या किसी भी और कारण की वजह से। कारण अभी क्लियर नहीं हुआ किस वजह से पकड़े गए, न्यूज़ में भी कुछ ऐसी डिस्कशन की बात नहीं आई इस पर, ठीक है। बट हो सकता है बच्चों ने देखा हो, या हो सकता है किसी पेरेंट्स ने देखा हो, कंप्लेन करी हो, या कुछ भी हो सकता है। तो उस कारण से 13 नवंबर को जो है वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी उस पुनेरिया सेंटर के ऊपर, और जब वहाँ पर रेड पड़ी तो पता लगा कि वहाँ पर पुलिस ने उस स्कैम के अंदर शामिल करीबन 35 लोगों को एट द स्पॉट अरेस्ट किया। ज़रा सोच के देखिए, एक सेंटर से करीबन 35 पर्सन्स को अरेस्ट करना कितनी बड़ी बात है। अब और तो और इस 35 पर्सन्स को अरेस्ट तो किया, इसके अलावा पुलिस को वहाँ पर करीबन 3 लैपटॉप्स, ठीक है, इसके अलावा 54 नकली आधार कार्ड जो होते हैं ना, नकली आधार कार्ड देकर के एंट्री करवा दी बच्चों को, एंड करीबन 46 फेक एडमिट कार्ड्स मिले हैं वहाँ पर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, कि इन सभी के अलावा करीबन वहाँ पर आपको, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट 26 या 30 कह सकते हो ब्लैंक चेक मिले हैं। ज़रा सोच के देखिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम सेंटर्स में आप जाते हो, एग्ज़ाम के बाहर ना, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कुछ 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर वगैरह खड़े रहते हैं जो कि फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह निकालते हैं, है ना। उन फोटोकॉपीज़ वाली जो कार खड़ी होती ना, जो वहाँ पर 4 व्हीलर्स खड़ी थी, उन 4 व्हीलर्स की जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर करीबन 4 लाख रुपए कैश मिले हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर ये स्कैम वहाँ पर चल रहा था, ठीक है। अब देखो, जब ये अरेस्ट करे गए तो इनमें ये जो 35 लोग जो अरेस्ट करे गए, इनमें से 14 लोग तो ऐसे हैं जो कि 100% उस स्कैम में शामिल थे, जिसको पुलिस ने प्रूव कर दिया कि हाँ बिल्कुल ये तो थे ही, और उनको अरेस्ट कर लिया गया पूरी तरीके से। लेकिन जो बाकी के लोग हैं ना, उन लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और उस इंक्वायरी के अंदर ये पता लग रहा है कि करीबन 4 से 5 लोग जो हैं वो एग्जामिनेशन, जो फ्लाइंग ऑफिसर्स आते हैं, वो फ्लाइंग ऑफिसर्स में भी शामिल थे, इसमें शामिल थे। एंड फ्लाइंग ऑफिसर्स के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जो एसएससी के अंदर टीम होती है जो कि इस पूरी चीज़ की देखरेख करती है कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे, या फिर उन पर नज़र रखती है, बायोमेट्रिक देती है जो भी, तो करीबन एसएससी के भी बाकी कुछ लोग इसमें शामिल पाए गए हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा ये स्कैम के ऊपर बात थी। अब ज़रा आगे आते हैं कि सर आंसर की क्यों नहीं आ रही। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है उसकी आंसर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर निकाल देती है, रिलीज़ कर देती है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन का समय लगता है, ठीक है। बट अभी तक एसएससी ने ना आंसर की कोई बात करी है, ठीक है, ना अभी तक एसएससी ने आंसर की कोई बात करी है, ना ही इसके ऊपर कोई नोटिस जारी किया। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, पॉसिबल है, चांसेस ये हैं इनके कि देखो, अभी मैं अगर आपको फैक्ट बात बताऊँ ना, तो देखो बिहार के जो पुनेरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तो ये पता लग गया, इसीलिए पकड़े गए। लेकिन जो बाकी सेंटर्स हैं, बाकी स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी हो सकता है ऐसा स्कैम चलता हो, तो वहाँ पर भी जांच हो सकती है अभी। या फिर हो सकता है कि जो वहाँ पर जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी वेरीफाई करा जाएगा, है ना। तो ये सभी की कारणों की वजह से हो सकता है कि आंसर की जो है डिले चल रही हो, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है ये चीज़, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर उत्तराखंड पुलिस का पेपर लीक हुआ था इससे पहले, एंड बहुत सारे पेपर लीक्स इंडिया में हो रहे हैं इस टाइम पर। इवन पेपर लीक के ऊपर कानून भी बन चुका है, उसके बावजूद भी अगर ये हाल है तो आप खुद सोच सकते हो कि हो सकता है कि बाकी सेंटर्स में भी एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ हो, ठीक है। तो हो सकता है इसी कारण से एसएससी जो है अपनी आंसर की लाने में डिले कर रही है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 60 to 70% चांसेस हैं कि री एग्ज़ाम हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्या हुआ, कैसे होगा स्कैम, ये हमने डिस्कस कर लिया,
ठीक है। और कितने पैसे मिले, एक एक पर्सन ने 80-80 हज़ार रुपये लिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बट अगर मैं बात करता हूँ री एग्ज़ाम की, तो अगर मैं बताऊँ तो फैक्ट यही है कि मेरे हिसाब से री एग्ज़ाम हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होगा। क्योंकि देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ कि देखो टोटल 4000 वैकेंसीज है मान लो, ठीक है, 4 से 5000 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब जर्नल की बात कर रहा हूँ तो जर्नल के लिए इतनी ही वैकेंसीज थी। अब उसमें से भी अगर कुछ बच्चों ने पैसे दिए मान लो या क्या है, और कितनी शिफ्टों में पेपर चला है, और एक सेंटर से अगर हम बात करें तो करीबन 10 या 15 दिन मान लो तुम, अगर 15 दिन में एक बच्चा 30 बच्चे जाते हैं एक दिन के अंदर, तो 15 दिन की अगर बात करता हूँ, 15 दिन पेपर चला है तो 15 3 45, करीबन 450 बच्चा तो तुमने ऐसे पैसे दे करके सीधे ही एडमिशन दे दी ना। और इवन अगर मैं बात करता हूँ तो एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में टीयर 2 भी नहीं होता। एसएससी के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या रेलवे वगैरह के एग्जाम्स हो गए, इन सभी में टीयर 1 टीयर 2 होता है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि पहले टीयर के अंदर अगर कोई ऐसे धोखाधड़ी कर भी लेता है ना, तो सेकंड टीयर में इसका कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि सेकंड ईयर में मेंस लेवल के बच्चे आते हैं। एंड दूसरी चीज़, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का चांस भी नहीं होता, ठीक है। और ऊपर से बच्चे भी सेकंड ईयर में कंपेयर करने के लिए काफ़ी कम होते हैं, करीबन 2 या 3 लाख बच्चा ही सिर्फ रहता है। तो 50 लाख बच्चों में ऐसे स्कैम करना और सिर्फ 1-2 लाख बच्चों में ऐसा स्कैम करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो इसी वजह से टीयर 2 का प्रोसेस सही रहता है। बट क्योंकि ये सिंगल पेपर है, सिंगल टर्म पेपर है, कि एक बार पेपर लो, अगर निकाल लिया तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टीयर 1 है। तो अगर ऐसे पैसे देकर के किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, या कोई बच्चा मान लो सरकारी नौकरी ले लेता है, तो ये बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, जिन्होंने कितनी मेहनत करी है, ना जाने कहाँ कहाँ किस हालात में है कोई बच्चा, है ना। तो इस चीज़ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते। हो सकता है कोई बच्चा कितनी मुश्किलों में है, कब जा कर के पेपर दिया उसने, और ऊपर से जब ऐसे स्कैम की खबरें सामने आती ना, तो सही में यार एक बार दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि यार बर्बाद कर दिया हमने अपनी मेहनत। हमें ऐसा मन में भी आता है ना कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें कॉमन है देखो। बट अगर मैं बात करूँ ना, तो यार कहीं ना कहीं इसमें गलती आप लोगों की खुद की भी है। रीज़न क्या है कि भाई आप लोग खुद भी ऐसे जगह ढूंढते हो जहाँ से पैसा देकर के काम होता हो। अगर आप जैसे बच्चे पैसा ही ना दो, तो ये स्कैमर स्कैम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब एक बच्चे ने पैसे दे करके ऐसा काम करवाया, दूसरे बच्चे को बताया, दूसरे ने भी बोला कि चल मैं भी देता हूँ, मेरा भी करवा दे, और इसी तरीके से चलता रहा। और आज आप खुद देख सकते हो, हर दिन 30 बच्चे ऐसे पैसे दे करके काम करवा रहे थे। और इवन हो सकता है पैसे देने वाले ज़्यादा भी हों, डाटा कुछ गलत बता रखे हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा स्कैम जब बड़े पैमाने पर होते हैं ना, तो उनको छुपाने के लिए, कि कई बार क्या होता है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है सरकार की ओर से। फिर अब जैसे एसएससी है, अगर एसएससी इतना बड़ा, एसएससी की सिक्योरिटी के बावजूद भी स्कैम हो रहा है ना ऐसा, और बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ होता है एक तरीके से, तो जो कोर्ट है कई बार वो नोटिस देती है, पेनल्टी भरवाती है उनसे, और वो पेनल्टी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, करीबन करोड़ों में होती है। मतलब आप आइडिया नहीं ले सकते, करीबन 50, 60, 70 करोड़ तक की भी होती है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए कई बार वो गलत डाटा न्यूज़पेपर में देते हैं कि भाई इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना सा हुआ था, बस वो कोई बात नहीं। तो कई बार हो सकता है इस वजह से डाटा भी कई बार गलत दे रखा हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग ईमानदार हैं तो ही आगे काम सही बनेगा। अपना मेहनत ईमानदारी से करी है आपने पढ़ाई ईमानदारी से करी है, तो भाई अब आप एग्ज़ाम दे करके आए हो। अब हो सकता है, देखो इसकी पॉजिटिव साइड भी है अगर मैं बात करूँ तो। अब देखो री एग्ज़ाम अगर होता है तो होगा क्या कि भाई जो बच्चों का पेपर ख़राब गया, या जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा ठीक ठीक गया है, वो बच्चे अगर अभी कंटिन्यू स्टडी करते रहें, तो ये जो अभी आपको 10 से 15 दिन मिले हैं ना, मतलब कि इस महीने के अंदर जो भी आपके, मतलब 10 तारीख तक का जो भी टाइम है आपके पास, इस 10 तारीख के टाइम में मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि भाई आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल पर ही देखना चाहो तो वहाँ पर भी देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर करी है टेलीग्राम पे। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितना भी आपका एमटीएस का इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट मैंने वहाँ पर डाल दिया, ठीक है, जिसमें करीबन 450 PYQs हैं। हर सब्जेक्ट के PYQs मिल जाएंगे। फिर जो डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आपको दे दी हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम, अगर मान लो री एग्ज़ाम होता है और आपको रिवीजन करना है, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया सोर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप जा कर के वो विज़िट कर सकते हैं, और उस पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट है जो,
उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एमटीएस के जो भी पेपर हुए थे उनको देख करके, ठीक है। तो वो एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उसमें 23 लेक्चर्स हैं और 20 से 22 मिनट का लेक्चर है मेरा, बस इससे ज़्यादा का लेक्चर मैं नहीं लेता हूँ, है ना, एनालिसिस का। तो 20 से 22 मिनट का लेक्चर है, तो अगर आप वो भी देख लेते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगी चीज़ें, और अगर री एग्ज़ाम होता तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो बच्चों मैं बस यही कहूँगा कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब तक 10 तारीख नहीं आती तब तक तो पढ़ लो, क्योंकि 10 तारीख तक मे बी पॉसिबल कि एसएससी कोई ना कोई अपडेट देगी, और नोटिस जैसे ही आएगा हम इसके ऊपर आपको बात करेंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। एंड मैं आपसे बस एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप में से किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी विषय में, अगर आप कमेंट में डिस्कस करना चाहें कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं सर मेरे को पर्सनली गाइडेंस लेनी है आपसे, या पर्सनली कुछ पूछना है, तो बच्चे मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी अपना जो है टेलीग्राम मतलब जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर मेरे से कोई पब्लिकली बात करना चाहता है कमेंट में मैसेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई पर्सनली गाइडेंस लेनी चाहता है किसी चीज़ पर या कुछ पूछना है पर्सनली, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने में, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।